एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट हम आपके लिए लाए हैं सीटेट पेपर 1 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और हमेशा आप सभी देख रहे हैं, चाहे जून में एग्जामिनेशन हो या दिसंबर में एग्जामिनेशन हो, तो जो ईवीएस के कॉन्सेप्ट हैं वो बार बार क्या हो रहे हैं, उस एग्जामिनेशन में रिपीटेड हो रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, तो हम लोग करते हैं अपने सपनों को साकार और हम लोग फोकस करते हैं ईवीएस के कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपसे प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को एक देते हैं नई पंख और नई जोश के साथ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जोश से हमारा जो है यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सीटेट का जो है रोजाना हर सब्जेक्ट का अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले से, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने नंबर 1 और नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप सभी ये क्वेश्चन जरूर जानते होंगे, ऐसा आई होप मैं आप लोग से ये मतलब कि एक एस्पेक्ट रखती हूँ और आप लोग जरूर जवाब देंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। तो चलिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। हमारे देश के किस एक भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनको उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं? तो आपको बताना है टेपियोका। टेपियोका को हम कप्पा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसी टेपियोका से क्या होता है, जब आप फास्ट वगैरह करते हैं तो इसी से साबूदाना बनते हैं। इसी से क्या बनते हैं, साबूदाना, यानी कि टेपियोका को प्रोसेसिंग करने के बाद साबूदाना क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों में, ठीक है। चलिए, और कप्पे की यानी कि कप्पा उसी को कहते हैं, साबूदाना को, टेपियोका को, और नारियल की चटनी के साथ हम इसको क्या करते हैं, खाते हैं। टेपियोका को उबाल कर खाया जाता है, तो आप लोग शकरकंद के जैसा ही टेपियोका होता है, ठीक है। और इसे जमीन पर से उखाड़ करके लोग इसको क्या करते हैं, उबाल कर खाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये ऐसा कहाँ है, तो आप सभी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये है केरल में। कहाँ है, केरल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है पक्षियों की उस प्रजाति का यानी स्पेसीज का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसले का चयन करती है, चुनती है और उसमें अंडे देते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, ये सिर्फ मानव में ही नहीं होता है कि वो अपनी प्रेमिका के लिए, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए ही फ्लैट वगैरह नहीं करते। कुछ ऐसी पक्षियां भी हैं जो कि उनमें भी ये सारी बातें होती हैं और ऐसा होता है नर बीवर में। ऐसा किसमें होता है, नर बीवर में, ठीक है, जिसको बया पक्षी भी हम कहते हैं, ठीक है, जो कि अपनी मादा बीवर के लिए बहुत सारे घोंसला बनाते हैं और उसमें से उनकी मादा बीवर मनचाहा घोंसला का चयन करती है और उसी में वो अंडे देती है और बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, बच्चे का पालन करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए, कह रहा है कि आपका घर एक्स है। आपका घर क्या है भाई, एक्स है। चलिए, एक्स पे हम घर बना लिए और यहाँ पर कह रहा है कि आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। ये वाई है भाई, वाई पर क्या है, स्थित है। चलिए, वाई पर स्थित है, लेकिन जाएंगे कैसे, तो यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, यानी कि
घर के ठीक सामने है। तो चलिए घर के ठीक सामने माने पिताजी का दुकान आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बीच में गहरी नदी होने के कारण, तो देखिए भाई हम डायरेक्ट नहीं जाते, बीच में गहरी गहरी क्या है, ये नदियाँ बह रही है, ठीक है। होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, यानी हम सीधा यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो अतः आप पहले ठीक क्या जाते हैं, दक्षिण जाते हैं और वहाँ 200 मीटर चलिए। तो देखिए बच्चे, जब भी हम यहाँ अपना घर बनाए तो ये ऊपर वाला पोजीशन क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। नीचे वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, तो कह रहा है कि पहले ठीक आप क्या कर रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपना एक्स से सीधा दक्षिण चले जाते हैं और चले कितना, 200 मीटर चल लिए। चलिए और फिर ठीक पूर्व में जब हम यहाँ दक्षिण पहुँच गए तो दक्षिण पहुँचने के बाद जो है आपको फिर क्या करना है, पूर्व की ओर जाना है। तो पूर्व की ओर जाने के लिए आप क्या करेंगे, पूर्व की ओर जाने के लिए आप और पूर्व में जाएंगे तो फिर कितना चलेंगे, 150 मीटर आपको क्या मिलेगा, लंबा पुल मिलेगा, ठीक है। तो दक्षिण से जैसे ही आप पूरब जाते हैं, पूर्व जाते हैं यानी पूरब जाते हैं, तो आपको क्या होना होगा, तो यहाँ मानिए कि दक्षिण है तो आपका पूरब क्या होगा, आगे उत्तर पीछे फिर दक्षिण। अब पूरब किधर होगा, पूरब आपका जो है फिर इधर हम जाएंगे, ठीक। और जब हम यहाँ जाते हैं तो क्या हो जाता है, इधर जाएंगे हम, तो इधर जाते हैं तो फिर हमको कितना चलना पड़ता है, 150 मीटर चलना पड़ता है। चलिए 150 मीटर यहाँ भी हम चल लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद फिर आप ठीक जो है उत्तर जाते हैं, फिर हम उत्तर चले गए, उत्तर चले गए और फिर कितना चले, 200 मीटर फिर चले हम, फिर हम 200 मीटर चल लिए और फिर है अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। तो पहुंच गए हम अपने पिताजी की दुकान। तो y के सापेक्ष, तो आपको y के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसके दिशा क्रमशः क्या होंगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो ये है मान के चलिए x, ये क्या है मान के चलिए x, इसको मानते हैं हम a, इसको क्या मानते हैं, a मानते हैं, ठीक। ये क्या हो जाता है आपका b हो जाता है और ये मानिए c। तो xa कितना हो गया, 200, xa 200 हो गया और ab कितना हो गया, 150 हो गया और उसके बाद आपका AC कितना हो गया, 200 हो गया। ये सारी बात आप सभी जान गए। तो XA बराबर क्या हो जाएगा, XA बराबर हो जाएगा BY, क्योंकि ये इसके सापेक्ष कर रहा है, BY, यानी कि ये अगर 200 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 200 हो जाएगा, ये भी आपका 200 हो जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ और ए बी बराबर ही, अगर ए बी तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी आपका है तो ये है x और ये है y, क्योंकि यहाँ पिताजी का क्या था, दुकान था, तो ये भी हमारा 150 मीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो हम समझ गए। तो अब यहाँ देखेंगे कि कह रहा है कि x के सापेक्ष, क्योंकि x हमारा क्या था, घर था, या x क्या था, घर था। तो घर के सापेक्ष अगर हम a की दूरी पहले क्या थी, 200 मीटर, फिर आगे बढ़े तो फिर 150 मीटर चले, फिर क्या है, फिर हम 200 चले, ठीक है। तो इस दिशा में ये कहाँ तक गया, तो पश्चिम दिशा में गया, कहाँ गया, पश्चिम में गया, कहाँ गया भाई, पश्चिम दिशा में गया, ठीक है। तो ठीक क्या होगा, पश्चिम में होगा, 150 मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक जो है पश्चिम में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया, ठीक। तो जरूर है कि उस बच्चे में क्या है, उस व्यक्ति में क्या है, वो कौन सा रोग का जो है, रोग से ग्रसित है, पीड़ित है, तो उसको क्या है, खून की कमी है, उसको क्या है,
खून की कमी है। तो खून की कमी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया से निजात पाने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में गुड़, पालक और आंवले का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। चलिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक यानी कि कंपोनेंट्स हैं। तो कांसा किसका संघटक है ये देखना। तो कांसा जो होता है वो किसका? कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन के संयोग से मिलकर के क्या हुआ है? कांसा का निर्माण होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए, तो पश्मीना का जो शॉल होता है वो बहुत ही क्या होता है? महंगा होता है। ठीक है, तो एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बिल्कुल, पश्मीना शॉल जो होता है वो क्या होते हैं? बहुत ही गर्मीला शॉल होता है। 6 शॉल आप ओढ़िएगा, ठीक है, और बाकी पश्मीना के एक शॉल से ही आपका क्या हो जाएगा? पसीना पसीना छूट जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा क्या है? कह रहा है कि कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये बिल्कुल सही है। पश्मीना के जो शॉल होते हैं वो बकरियों के बाल से क्या होते हैं? तैयार किए जाते हैं। और ये बकरियां जो है वो क्या है कि 500 मीटर यानी लद्दाख के 5000 बोलेंगे, 500 नहीं, 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर क्या करती है? मतलब कि रहती है। तो राइट आंसर ये भी आपका सही है। राइट। फिर है तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। गर्म बालों की एक परत उग जाती है। ये भी सही है कि ये बकरियां जो है क्या है उसे इसके बॉडी को सर्दी से बचाने के लिए इनके शरीर पर क्या होता है? गर्म बाल की एक परत होती है जो कि इसे ठंडे मतलब कि वातावरण से क्या करता है? इसे बचाती है। चलिए, ठीक। उसके बाद पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के बाद मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो देखिए, इसको मशीनों के द्वारा नहीं, इसको एक मतलब कि इसको हाथों से तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए, और एक शॉल को तैयार करने में 250 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ए, बी और सी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्वेश्चन कि किस वर्ष भुज कम है तो गुजरात में है। ठीक है, भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो भुज यानी कि गुजरात में है और वहाँ पर कम से कम लोग जो है यानी कि इस भूकंप आया था और भूकंप से क्या हुआ था? हजारों लोग मारे गए थे। तो हजारों लोग जो मारा गया था, ये भूकंप कब आया था? तो ये भूकंप आया था सन 2001 ईस्वी में। सन 2001 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये मैप वाले क्वेश्चन है और मैप वाले क्वेश्चन में एकदम याद रखिएगा कि जब भी हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल जो है वो क्या होगा? उत्तर। ठीक है, उत्तर में। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। और ये जो है कह रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किधर रहेगा? तो दक्षिण में रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण में हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है।
और इसके बाद वो गांधीनगर यानी गुजरात जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशाएं होगी पहले, तो यात्रा की दिशा उसकी पहले क्या होगी, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट बताया था कि वो व्यक्ति जो है शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है, और कोई व्यक्ति यानी वो आदमी जो है पहले कहाँ जाना चाहता है, मध्य प्रदेश। जस्ट ये क्वेश्चन किए तो मध्य प्रदेश किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण दिशा में। कहाँ है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। और इसके बाद वो कहाँ जाना चाहता है, तो गुजरात जाना चाहता है। तो गांधीनगर गुजरात जो है वो कहाँ है, तो पूर्व में स्थित है। कहाँ है, पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो इसके लिए पहले वो क्या जाएगा, दक्षिण जाएगा, और उसके बाद गांधीनगर गुजरात जाने के लिए वो पूर्व की ओर क्या करेगा, प्रस्थान करेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं इसको। पहले वो दक्षिण जाएगा, दक्षिण, ये भी दक्षिण, यहाँ दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व हटा दीजिए, दक्षिण जाएगा और गुजरात है तो पश्चिम हो जाएगा, इसको पश्चिम कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है। तो क्या हो गया, सी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गुजरात हमेशा क्या देखेंगे, पश्चिम दिशा में है स्थित। चलिए नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। यानी हमारा देश का कौन सा राज्य जो है, जो केंद्र शासित सीमा की बात हो रही है, प्रदेश के सीमा तट से यानी अरब सागर से लगती है। तो जब अरब सागर से लगने की बात आती है तो ऐसा कौन है, तो हमारा कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा यानी कि समुद्र तट से यानी कि अरब सागर से उनका बॉर्डर क्या होता है, टच होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि मिजोरम में चराओ गाय, यानी गाय कहाँ चराओ, तो मिजोरम, चराओ यानी चेराओ से चेराओ नृत्य याद रखना है। तो इसलिए राइट आंसर मिजोरम यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। कह रहा है यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर स्थित है से पुडुचेरी जो बिंदु बी पर स्थित है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम क्या देखेंगे, कह रहा है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी यानी कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की क्या है, राजधानी है, जो कि क्या है बिंदु ए पे है। तो यहाँ हो गया कोलकाता, यहाँ क्या हो गया कोलकाता, ठीक है। और पुदुचेरी, तो ये कोलकाता कहाँ हो जाएगा, कोलकाता जब भी होगा तो हम क्या देखेंगे, ये उत्तर दिशा में हुआ, ठीक है, क्या होगा उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। और पुदुचेरी जो होगा वो क्या है, पुदुचेरी भारत के क्या होगा पूर्व में होगा, क्या होगा पूर्व में होगा। तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, तो ये हो गया पुदुचेरी, ठीक है, जो कि बी पॉइंट है। तो यहाँ हो जाएगा उत्तर और यहाँ हो जाएगा पूर्व, तो उत्तर पूर्व होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा मैप देख लेना है, मैप से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर है क्वेश्चन आपका, उस महिला व्यायामी यानी कि खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो वेट लिफ्टर की बात हो रही है, तो 12 वर्ष की आयु में जो वेट लिफ्टर थी जो कि अब तक में 130 किलोग्राम तक का वेट उठाने का एक रिकॉर्ड जो है हासिल कर ली है और कई इंटरनेशनल
जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी इन्होंने अलग अलग स्पर्धाओं में क्या किए हैं, 29 मेडल जीते हैं। उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इनकी 3 बहनें थी और तीनों बहन जो है वेट लिफ्टर ही थी। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। चलिए आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ठीक है, तो ये समय हो गया भाई कि 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में क्या किया, प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे। तो देखिए जब भी ये 22-23 वाली बात हो तो इसको सीधा जानेंगे क्या कि ये जो है क्या है, अपराह्न टाइम है। ठीक है, क्या है, अपराह्न टाइम है। तो ये क्या हो गया, 10:40, रात के 10:40। ठीक है, तो रात के 10:40 में चली और 12 नवंबर को यानी 2 दिन के बाद। ठीक है, तो 2 दिन के बाद जो है ये क्या है, यानी 2:10 दोपहर में क्या होती है, बड़ोदरा पहुंचती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी ये आपको क्या करना है, पता करना है। तो ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, यानी कि 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय पर क्या करेंगे, आधारित करेंगे। समय आपको दिया हुआ है। ठीक है, 10:40 है और अगला 10:40, तो 12 घंटा। फिर उसके बाद फिर अगला जो है 2:10 में, तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 और 2 और उधर हो गया 4, तो यानी कि 16 घंटा आपका क्या रहेगा, समय रहेगा। ठीक है, तो इसको जब आप कटाएंगे तो आपका जो 4 मतलब कि समय जो निकलेगा और ये दूरी आपका यहाँ दिया हुआ है, तो जब इसको आप कटाएंगे तो ये पूर्ण रूपेण से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद जो है आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि 48 होगा। ठीक है, बाकी जो है इसके बारे में अगर जो भी है, जैसे देखिए जब भी हम मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर सेकेंड में अगर बदलना हो तो इसको 5/18 और 18/5 के फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, आधारित करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बातों को हम जान गए, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। तो कौन से जो है मसाला का समूह है जिसको कि, क्योंकि केरल जो है वो मसालों का राज्य माना जाता है। ठीक है, तो केरल में तेजपत्ता का, काली मिर्च और इलायची ये क्या होते हैं, बहुतायत रूप में क्या होते हैं, यानी कि उगाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे। कह रहा है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। ठीक है, देखिए ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, और इन्वायरमेंटल स्टडीज की जब बात आती है तो बच्चा अपने वातावरण को किस ढंग से देखेगा, किस संदर्भ में देखेगा ये बताना है। तो उसके पृथक रूप से यानी अलग रूप से देखेगा नहीं, समग्र रूप से बिल्कुल देखेगा, उसके साधारण रूप में भी नहीं देखेगा, उसके थीम के रूप में भी नहीं देखेगा, यानी कि समग्र रूप से यानी कि हर चीजों, हर पहलुओं पर आधारित करेगा। तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ईपीएस नहीं होगा, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई। ठीक है, तो आप सभी पढ़े होंगे कि ईवीएस का जो पाठ्यचर्या है वो 6 थीम पर क्या है, आधारित है। और 6 थीम में आधारित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, थीम होगा। ठीक है,
तो पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस पर आधारित है? तो थीम पर आधारित है। क्या है? थीम पर आधारित है। कितने थीम है? तो 6 थीम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कह रहा है कि NCERT 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्लास 3 से क्लास 5 तक के EVS को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों यानी कि निम्न कॉन्सेप्ट और विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करती है, यानी कि सबको क्या करती है? जोड़ती है। तो चलिए, तो कौन सा ऐसा जो है 3 से 5 तक, तो 3 से 5 तक में EVS का कौन ऐसा विषय है जो कि हम उसके कॉन्सेप्ट और विचार को आपस में एकीकृत करेंगे? तो देखिए 3 से 5 तक में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, क्योंकि NCERT का कहना है कि EVS जो होता है वो क्या है? साइंस, सोशल स्टडीज और क्या है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन से के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ है? निर्मित हुआ है पर्यावरण अध्ययन। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? तीनों को शामिल करेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक EVS की अध्यापिका को अपनी EVS की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए एक EVS की टीचर को कौन कौन सा सामना करना पड़ेगा, देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम का ये बिल्कुल करना पड़ेगा। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं का भी क्या है? चुनौती का सम्मान करना पड़ेगा। फिर है प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली का भी, और कक्षा में अनुशासन और उसकी व्यवस्था का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो देख रहे हैं हम लोग, तो ये तीनों है। ऐसे तो चारों होना चाहिए, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? यानी कि सबसे जो अधिक ऑप्शन दिया हुआ है डी में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर में EVS पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? देखिए प्राथमिक स्तर पर जब भी हम EVS पढ़ाएंगे तो क्या है? EVS के विभिन्न कॉन्सेप्ट, प्रत्यय के वर्णन और परिभाषाएं विकसित करना। तो देखिए परिभाषाएं बच्चे को नहीं हम करेंगे, ऐसा ये परिभाषा प्राथमिक स्तर पर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, अवसर देना, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को EVS के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना। तो देखिए यानी कि स्टूडेंट्स को EVS के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सहायक होना है। तो देखिए पहले बिल्कुल होना चाहिए सहायक, लेकिन यहाँ मौका देने वाली बात है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को EVS सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही है, लेकिन सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि EVS के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? तो परिवार और मित्र जो है वो क्या है? EVS के चैप्टर का पहला थीम है। क्या है? पहला थीम है, ना कि उप थीम है, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अर्थपूर्ण EVS की शिक्षा संभव हो सकती है। बिल्कुल अर्थपूर्ण EVS की शिक्षा संभव हो सकती है। कैसे? विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से क्या हो? जुड़ा हुआ हो, संबंधित हो, ये सही है। विद्यार्थी के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, नहीं, ये क्या होना चाहिए? जो भी परमानेंट मतलब कि स्थानीय अनुभव है वो विद्यालय के अनुभव से जुड़ा हो, जो भी बच्चा वातावरण से सीखा है, प्रीवियस नॉलेज पर आधारित है, उसको स्कूल नॉलेज से क्या होना चाहिए? कोरिलेट होना चाहिए। फिर है स्टूडेंट के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व ना दिया जाए, ये तो एकदम नेगेटिव है।
प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो, तो ये भी नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बाद यानी पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो देखिए जब भी हम ईवीएस के एजुकेशन में टीचर द्वारा किए गए जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बाद हम प्रामाणिक और अर्थपूर्ण शिक्षा जो है अगर देंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्रियाकलाप की सूची बनाना या सूची केवल बनाने बात है, यहाँ विचार विमर्श ज़्यादा अच्छा होगा। क्रियाकलापों के चरण याद करना, ये याद करने वाली बातें निगेटिव है। क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना, तो पहले क्या है, विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, कोई भी अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए हम क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल, क्यों दिया जाता है, तो सीखने को बढ़ावा देने के लिए क्या यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, नहीं। यह विद्यार्थी में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। तो देखिए गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा किसमें देगा, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। ठीक है, तो यहाँ ये बिल्कुल सही है कि यह स्टूडेंट में जो भी उनके सहपाठी हैं और उनके सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराएगी और उसमें सुधार लाएगी, ये सही है। फिर है विद्यार्थी केवल, यहाँ केवल है से भी नेगेटिव है, ये सामूहिक शिक्षा की मांग करता है, नहीं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। देखिए प्रक्रिया कौशल की बात आती है जब, तो ऐसे में हम चिन्हित किसका करते हैं कि ये कौशल का वर्गीकरण किस बातों पर आधारित है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया किन कौशलों पर आधारित है, ठीक है, किन उद्देश्यों पे आधारित है, तो इसका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं और स्मरण की बात है। चलिए तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो देखिए जब भी हम भागीदारी की बात करते हैं, ठीक है, तो शिक्षा में शिक्षकों द्वारा जो भी पेरेंट्स और कम्युनिटी की जो भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या होगा, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को जानने का अवसर देना। ये बिल्कुल सही है कि बच्चा का बैकग्राउंड क्या है, बच्चा का कल्चर क्या है, बच्चा कैसे लर्निंग को जो है इम्प्रूव करता है या इन्हांस करता है, वो सारी चीज़ों को हम जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। राष्ट्र की नीतियों को प्रस्तावनाओं का पालन करना, नहीं। फिर है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। फिर है विद्यार्थियों को जानना और उनकी शिक्षा में मार्गदर्शन करना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे बढ़िया क्या है, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कम इम्पोर्टेंट है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्राइमरी स्तर पर यानी कि 1 to 5 के लेवल पर, ठीक है, ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों और विषयों या समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न प्रकार द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए जब भी हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल के लिए हमें क्या करना होता है, तो क्या व्याख्यान और विचार विमर्श, नहीं। मुक्तवाद विवाद भी नहीं, व्याख्यान और प्रदर्शन, व्याख्या है, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद होना चाहिए। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है कि ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो बच्चे के सीखने का गुणात्मक आकलन किनके द्वारा करेंगे? बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट के द्वारा, ये सही है। फिर है दूसरा, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन करके, ये भी सही है। कागज पेंसिल टेस्ट के द्वारा मूल्यांकन नहीं करेंगे, उपलब्धि टेस्ट भी नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? केवल ए तथा बी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? ठीक है, यानी कि क्रिएटिव जो एपरेटस है, क्रिएटिव जो असेसमेंट है, उसका उपकरण कौन है, एपरेटस कौन है, ये आपको बताना है ईवीएस में। ठीक है, चलिए पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, यानी कि एनाकोडन रिकॉर्ड, और दरमापक पैमाना, अवलोकन और रिकॉर्ड लिखना। तो कौन सा ऐसा जो है उपकरण है जो कि रचनात्मक आकलन का क्या करेगा, मतलब कि आकलन करेगा। ठीक, चलिए तो क्या है, पोर्टफोलियो से भी हम आकलन करते हैं, सही है। फिर है दृष्टांत अभिलेख भी करते हैं। फिर उसके बाद है दर पैमाना, मापक पैमाना से भी कौन सा बच्चा का किस रेट से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड भी, जैसे कि उनके मार्क्स या उनके जो भी पार्टिसिपेशन होते हैं वो सारे रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, आधारित करते हैं। तो सभी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और ये 30 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वाई अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना। ठीक है, उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचानने, ए एक्स क्रिया है, वाई संज्ञा है। एक्स क्रिया परक क्रिया है और वाई पाठ्य वस्तु है। सी नंबर कह रहा है कि एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है और वाई पाठ्य वस्तु है, और एक्स पाठ्य वस्तु है और वाई क्रिया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है भूलभुलैया है। तो यहाँ सीधा कह रहा है कि अंगुलियों पर हम कोई भी क्या करते हैं, छाप से एक पैटर्न जब बनाते हैं पशुओं पर, तो वो पैटर्न जो होता है वो क्या होता है। तो पैटर्न की जब हम बात करेंगे तो वहाँ हम एक बातें ये देखेंगे कि पैटर्न यानी एक्स जो है वो एक क्या है, क्रिया है, यानी छाप बनाना, और वाई जो है वो क्या है, यानी कि संज्ञा है किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए ठीक, उसके बाद बी कह रहा है कि एक्स क्रिया परक क्रिया है। हाँ, पैटर्न बनाना क्या है, क्रिया परक क्रिया है, और वाई जो है वो पाठ्य वस्तु है। ठीक है, वाई पाठ्य वस्तु है कि पैटर्न हमें बनाना है। ठीक, ये भी सही है। और एक्स जो है संज्ञानात्मक क्रिया है और वाई पाठ्य वस्तु। अब जस्ट हम लोग देखें तो ए बी सी तीनों हो जाएगा, तो बी इज राइट आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने ईवीएस का 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनसे संबंधित हम लोग जो है डिस्कशन किए। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसलिए आपका जैसा भी सुझाव हो, आपका जैसा भी जो है इस डिस्कशन के बाद आपका सुझाव होगा, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि हम और भी आपको जो है अच्छे से अच्छा जो है आपके लिए कॉन्सेप्ट ला सके। ठीक है, तो चलिए बाकी हमारा जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास जो है अवेलेबल है। अगर आप सभी को हमारा ऑफलाइन क्लास करना है तो आप हमारे इस नंबर पर जो है क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो है ऑफलाइन क्लास जो कि डीआईजी चौक पूर्णिया में क्या है स्थित है, तो वहाँ अभी बैच जो है स्टार्ट है। तो आप सभी जो है इनकी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी ऑफलाइन क्लास करने के लिए ये नंबर पे संपर्क करें। ऑनलाइन भी अगर आपको करना है तो ऑनलाइन के लिए गूगल मीट पे आपकी जो है क्लास होगी, वो भी एक लाइव क्लास होगी, उसमें भी आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। वो भी क्लास अभी स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बैच जो आपकी स्टार्ट
स्टार्ट होगी वो फिर क्या होगा, परसों से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका जो डेट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यानी कि आज से 2 दिन के बाद। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।